हेलो दोस्तों, वीवीआर क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। देखिएगा, मैं विक्की चौधरी। जैसे क्या भैया, आपका हिंदी के हमने कुछ टॉपिक करे हैं। आज जो हमारी क्लास रहेगी वो क्लास रहेगी कि हिंदी का एक टेस्ट कराएं, यानी कि जो प्रैक्टिस सेट है। बिल्कुल मैंने कोशिश की है कि जो आपका पैट के हिसाब से, यानी कि जो पैट का लेवल रहने वाला है उस हिसाब से मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। भैया इसे शुरू से आखिर तक वीडियो को देखें और एक एक चीज में क्लियर कराने की कोशिश करूंगा। इसमें आपके गद्यांश भी हैं और इसमें आपके अन्य क्वेश्चन भी हैं जहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए भाई, ज्यादा बातचीत ना करके अब हम टेस्ट को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से यह निवेदन है कि अभी हमारे क्या नहीं कि जो एग्जाम होना है, आज कितनी तारीख है मेरे भाई? 19 तारीख है। अभी 20 है, 21 है, 22 है, 23 है, अर्थात हमारे पास कितने दिन है? अभी 4 दिन शेष है। तो 4 प्रैक्टिस सेट और कर लेंगे, लेकिन उसके लिए मेरे भाई आप लोगों की, यानी कि आप लोगों की मेहनत तो होगी, हम भी मेहनत करेंगे, क्योंकि देखना आज का कुछ हमारा वीडियो बनाने का लेवल कुछ अलग है। तो इसी प्रकार के अगर आप टेस्ट चाहते हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अब भैया शुरू करते हैं हम अपना टेस्ट। यानी कि देखो, जैसे कि आपका भैया पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन है आपका कि सांप का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। प्रश्न कह रहा है कि सांप का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। मतलब ऑप्शन ए दे रखा है आपको अही, अगला दे रखा है सारंग, और तीसरा दे रखा है खग, और चौथा दे रखा है आपको कौन सा? भुजंग। तो मेरे भाई, अही भी किसे कहते हैं? हम सांप को ही कहते हैं। और सारंग भी किसे कहते हैं? हम सांप को ही कहते हैं। और भुजंग भी हम किसे कहते हैं? सांप को ही कहते हैं। भुजंग मतलब भुजा में, यानी कि जो शंकर जी की भुजाओं में लिपटा हुआ होता है उसे। और खग किसे कहते हैं? खग होता है अर्थात किसका? पक्षी का। तो इसका इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया भाई? पहले का ऑप्शन हो गया आपका सी। बात क्लियर है भाई? इतना क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है व्यय। देखिए भैया, इसमें लिखा नहीं गया, लेकिन आपको मैं बता दूं, इसमें पूछा गया है कि व्यय का विलोम है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि व्यय का विलोम है। तो ऑप्शन ए है, क्या है भैया? धनागमन, धनागम सॉरी। ऑप्शन बी है आमदनी, ऑप्शन सी है धन, और ऑप्शन डी है क्या? आय। तो देखे, व्यय का मतलब होता है खर्च, तो जो ये धनागम है इसका मतलब है यानी कि धन को लाना। आमदनी मतलब यानी कि क्या? जो आपकी आमदनी हुई है। अगला धन, धन होता है मतलब केवल क्या? खर्च के लिए नहीं। इसका जो भाई ऑप्शन नंबर डी होता है यानी कि आय। आय मतलब होता है किसी चीज को कमाना, और व्यय मतलब होता है खर्च करना। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कौन सा हो जाएगा मेरे भाई? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया आपका डी। का बात क्लियर है? बात समझ आ रही है? बढ़िया लग रहा होगा सिस्टम कुछ। अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है समश्रुति भिन्नार्थक शब्दों से है ये प्रश्न। कह रहा है कि आय और आयु, आय और आयु मतलब इन दोनों का अर्थ बताना है। तो देखिए, पहला है आमदनी, उम्र, दूसरा है आना, आज्ञा, ऑप्शन सी है उम्र, आयु, और ऑप्शन डी है घर, और क्या है भाई आपका? अनादर। तो देखें, जो आपका आय है तो आय का क्या होगा भाई? आमदनी, और आयु का क्या होगा? आपका उम्र होगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? आपका ए हो गया। बात समझ आ रही है भैया? क्लियर हो रही है? देखिए भैया, मुझे ये देखकर बताने पड़ रहे हैं क्योंकि आप लोगों को दिख रहे होंगे, मुझे ना दिख रहे। तो इसलिए जैसे जैसे क्वेश्चनों का क्रम है मैंने वो लिख लिए कॉपी में, और लिखने के बाद तो मैं बता रहा हूं। कोई दिक्कत थोड़ी है, हमें तो समझने से मतलब है, कैसी समझ लें। अगला भाई क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 4। आदि से अंत तक मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की बात कर रहे हैं। कह रहा है आदि से लेकर अंत तक मतलब प्रारंभ से लेकर अंत तक उसके क्या कहेंगे? ऑप्शन है अधोपांत, ऑप्शन बी है आदि, ऑप्शन सी है दिगंत, ऑप्शन सी है यानी कि अंति। तो देखें, अधोपांत का मतलब क्या होता है आपका? ये अधोपांत का मतलब होता है यानी कि शुरू से लेकर अंत तक, अर्थात प्रारंभ से लेकर अंत तक। तो इसका क्वेश्चन नंबर 4 का भी ऑप्शन कौन सा हो जाता है? ए। लेकिन भैया
इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है उसका अर्थ मैं आपको बताना चाहता हूं। आदि का अर्थ होता है क्या? प्रारंभ। मतलब किसी चीज को आप क्या करें? प्रारंभ, अर्थात उस जैसा और भी है। जैसा आप लिखते हैं राम कोमा श्याम कोमा सीता कोमा गीता आदि, तो इसका मतलब ऐसे नाम और भी आपके आ सकते हैं। और इसका आता है दिगंत। दिगंत मतलब जो क्या दिशाओं का क्या हो? अंत, उसे कहते हैं हम क्या? दिगंत। क्वेश्चन नंबर 5 जो आता है आगे कुआं पीछे खाई, अर्थात इसका पूछा है अर्थ कि बोले क्या है कि दुविधा लिख दिया ये, लेकिन भैया मिसप्रिंट है, ये क्या होगा? दुविधा में पड़ना। एक तो ऑप्शन ये है आपका, ऑप्शन बी है इधर उधर की बातें करना, ऑप्शन सी है खाद्य सामग्री का अभाव होना, ऑप्शन डी है सभी ओर से विपत्ति आना। तो इसलिए मेरा कौन सा ठीक निकलता है? बोले भैया आगे चलूं तो दिक्कत, पीछे रहूं तो दिक्कत। मतलब आगे तो क्या है मेरे? कुआं है, पीछे खाई है, तो जाऊं कहां? इतनी सारी मुसीबतें आ गई। तो भैया इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया भैया? आपका ऑप्शन नंबर हो गया डी। तो इसलिए भैया ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब देखिए, अब चलते हैं हम किस पर भाई? अपने पैराग्राफ पर, यानी कि जो आपका एक गद्यांश आना है उस गद्यांश पर बात करते हैं। देखें, गद्यांश भाई आपके दो आएंगे, जिसमें एक गद्यांश आपका 5 नंबर का और दूसरा गद्यांश 5 नंबर का। हम तो दोनों को ही क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। तो देखें, कह रहा है गद्यांश भाई आपकी स्क्रीन पे है, आप पढ़ सकते हैं, और बाकी मैं साथ के साथ में पढ़ रहा हूं। आप बात को समझें, ध्यानपूर्वक मेरी बात को जरूर सुने। कह रहा है कि क्या है कि विद्याभ्यासी पुरुष को साथियों का अभाव नहीं रहता। मतलब क्या? उसे दोस्तों का क्या, यानी कि अभाव ये होगा कि विद्याभ्यासी पुरुषों को साथियों का अभाव कभी नहीं रहता। सही है भैया, कि कभी नहीं रहता। उसकी कठोरता में सदा ऐसे लोगों का वास रहता है जो अमर हैं। मतलब वो भैया विद्वानों की ही बात करता है, जो विद्याभासी व्यक्ति होता है, अर्थात जो विद्यार्थी वाला जीवन ढंग तरीके से जी रहा है। कह रहा है उसके बाद वो जो अमर हैं वे उसके प्रति सहानुभूति प्रकट करने और उसे समझने के लिए सदा प्रस्तुत रहते हैं। मतलब उसे सहानुभूति भी देते हैं और क्या रहते हैं भैया? उसे समझने के लिए भी सदा प्रस्तुत रहते हैं। कवि कोमा दार्शनिक और विद्वान जिन्होंने प्रकृति के रहस्यों का उद्घाटन किया है, और बड़े बड़े महात्मा जिन्होंने आत्मा के गुड़ रहस्यों की था लगा ली है, सदा उसकी बात सुनने और उनकी शंकाओं का समाधान करने के लिए उद्यत रहते हैं। बिना किसी उद्देश्य के सरसरी तौर पर पुस्तकों के पन्ने उलटते जाना अध्ययन नहीं है। लिखी हुई बातों को विचार पूर्वक पूर्ण रूप से हृदय से ग्रहण करने का नाम अध्ययन है। प्रत्येक स्त्री पुरुष को अपने पढ़ने का उद्देश्य स्थिर कर लेना चाहिए। इसके लिए सबसे मुख्य बात यह है कि पढ़ना नियम पूर्वक हो, अर्थात इसके लिए नियत का समय उपयुक्त हो। भाई गद्यांश आपके समझ आया हो तो बड़ी अच्छी बात है। अब इसके भाई क्वेश्चन करते हैं। देखें, इसका क्वेश्चन नंबर यानी कि 6 कह रहे हैं कि अध्ययन क्या है। मतलब बताना चाह रहा है कि अध्ययन क्या है आपका। अध्ययन को पूछ रहा है। ऑप्शन ए है बिना कारणों के पुस्तकों के पन्ने पलटना, ऑप्शन बी है नियम पूर्वक पढ़ना, ऑप्शन सी है लिखी हुई बातों को विचार पूर्वक हृदय से ग्रहण करना, ऑप्शन डी है कुछ भी पढ़ लेना। तो इसका भाई जो आपका गद्यांश बता रहा था वो क्या कह रहा था कि लिखी हुई बातों को विचार पूर्वक पढ़कर यानी कि क्या हृदय से ग्रहण कर लेना, क्या ये ठीक है? या बिना कारण के पुस्तकों के पन्ने पलटना। मतलब अध्ययन क्या है? तो अध्ययन भैया वो कह रहा था कि बिना कारण के पुस्तकों के पन्ने पलटना अध्ययन नहीं है। कह रहा है देखिए भैया जो आपकी पैराग्राफ की लाइन थी उसमें लिखा हुआ था कि क्या है कि बोले अध्ययन वो है कि जो क्या अपने विचारों को हृदय से क्या कर ले भाई, ग्रहण कर ले। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 6 का भाई ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। बात क्लियर हुई। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं
कि विद्या का अभ्यास करने वाले व्यक्ति को साथियों की कमी महसूस नहीं होती, क्योंकि उन्हें साथियों की आवश्यकता नहीं होती। क्या यह बात गद्यांश में कही गई है? बिल्कुल नहीं कही गई। वो उन्हें मित्र बनाना अच्छा नहीं लगता। क्या ऐसा भी है? बिल्कुल नहीं है। पुस्तकें उनकी साथी होती हैं। बिल्कुल सही बात है, यानी कि साथियों की कमी महसूस नहीं होती, क्योंकि पुस्तकें उनकी क्या होती हैं? साथी होती हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया भैया? भाई सी हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि विद्यावासी पुरुष के पास किसका वास रहता है, यानी कि विद्यावासी पुरुष के पास किसका वास रहता है। तो देखिए भाई इसके ऑप्शन अगले पेज पर हैं। ये देखिए संबंधियों का, पुस्तकों का, गुरुजनों का, इनमें से कोई नहीं। तो भाई इसका क्या, किसका रहता है भाई साथ, यानी कि क्वेश्चन नंबर कौन सा? बी, अर्थात किसका होता है, यानी कि पुस्तकों का। किसका वास रहता है? पुस्तकों का। वो पुस्तकों में ही क्या करता है? अध्ययन करता है। अगला विद्वान। देखो अब ये तुम कहोगे, बोले जी गद्यांश में से तो नहीं है, लेकिन मेरे भाइयों गद्यांश में से ही है जो व्याकरण का भाग पूछा जाता है। मैं बार बार चीख चीख के ये बात आपको बता रहा हूं कि मेरे भाई गद्यांश में से 3 प्रश्न पूछेगा, कहानी में से 2 प्रश्न आपके व्याकरण से पूछेगा, और व्याकरण से पूछेगा तो देख लो आपके सामने है। ये मैंने यूपी के पेपर के पैटर्न के आधार पर बनाया है। देखिए इसमें है विद्वान शब्द का विलोम है, तो एक क्या है? विदुषी। मेरा भाई विद्वान का स्त्रीलिंग है विदुषी। अगला मूर्ख, अगला है सी मंदबुद्धि, और ऑप्शन डी है विद्विता। तो भाई इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। तो 9 का आंसर हो गया आपका क्या भैया? बी, यानी कि किसका? मूर्ख, यानी कि विद्वान है उसका भाई विलोम क्या हो गया? मूर्ख हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि स्त्री पुरुष में समास है। तो स्त्री और पुरुष में समास है। तो देखा जब योजक शब्द होते हैं और जब एक दूसरे के दोनों शब्द क्या पद क्या होते हैं? विपरीत होते हैं, तब वहां कौन सा समास होता है? तो वहां समास होता है आपका द्वंद्व। तो इसलिए 10 का आंसर क्या हो गया मेरे भाई? 10 का आंसर हो गया ए। बात समझ आ गई? तो भाई 10 क्वेश्चन तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। देखिए अगला पैराग्राफ है हमारा। अगले पैराग्राफ को भाई बड़े अच्छे से पढ़ें, ये कुछ थोड़ा सा उससे छोटा है। देखिए ठीक है, पैराग्राफ क्या कह रहा है भैया कि ठीक है दर्पण में तुम दूसरों को नहीं देख सकते। मतलब ये बात है कि दर्पण में आप दूसरों को नहीं देख सकते। तुम जानते हो कि खिड़की में लगा कांच और यह दर्पण एक ही मूल पदार्थ से बने हैं। मतलब खिड़की में जो लगा कांच है और यह दर्पण एक ही मूल पदार्थ से बने हैं। तुम स्वयं की तुलना कांच के इन दोनों रूपों से करके देखो। मतलब एक तो भाई आपका खिड़की का कांच होता है, एक आपका आईना होता है जिसमें आप अपना मुंह देखते हैं। इन दोनों की तुलना यानी कि किससे? अपनी स्वयं की तुलना इन दोनों कांच के टुकड़ों से कर देखो, और उन्हें देखकर तुम्हारे भीतर करके देखो। जब यह साधारण है तो तुम्हें सभी दिखते हैं, और उन्हें देखकर भले तुम्हारे भीतर करुणा जागती है। और जब इस कांच पर चांदी का लेप हो जाता है तो तुम स्वयं को देखने लगते हो। मतलब भैया खिड़की में से तो आर पार देख लो तुम, लेकिन उसके पीछे चांदी का लेप हो जाता है तो किसे देख सकते हो? फिर सिर्फ आप किसे? स्वयं को। तुम्हारा जीवन भी तभी महत्वपूर्ण बनेगा जब तुम अपनी आंखों पर चांदी लगी चांदी की परत को उतार दोगे। मतलब भैया दूसरे शीशे में से तभी दिखेंगे जब आप उस चांदी की परत को उतार दोगे। तो भाई कवि कहता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि संत ने युवक को कांच और दर्पण क्यों दिखाया? क्योंकि ऑप्शन ए कह रहा है कांच और दर्पण के मूल पदार्थों के बारे में बताने के लिए। अब निहायत ही गलत है, तो कथे खत्म है भैया। ऑप्शन नंबर बी है सड़क पर आने जाने वाले लोगों के प्रति दया भाव जागृत करने के लिए। भैया क्या? अब भैया उनके लिए दया भाव जागृत करने को कह रहा है, गलत बात है। कह रहा है कि युवक को स्वयं का असली चेहरा दिखाने के लिए, या फिर यह समझाने में युवक की मदद करने के लिए उसे क्या करना चाहिए? उसे क्या करना चाहिए? अब देखिए भैया इसका आप ऑप्शन सेलेक्ट करें, कौन सा करेंगे? तो भैया बताओ
बताओ कौन सा ऑप्शन लगेगा इसका भाई, कौन सा इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? यह समझने में युवक की मदद करने के लिए कि उसे क्या करना चाहिए, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 11 का कौन सा हो जाएगा आपका? डी। भाई देखो ऑप्शन नंबर ए तो निहायत ही गलत था। सड़क पर आने जाने वाले लोगों के प्रति दया भाव जागृत करने के लिए, ये भाई उसने गद्यांश में नहीं कहा था, लेकिन अर्थ के अनुसार निकलता है तो भैया अपनी बुद्धि तो चलानी नहीं है, जैसा गद्यांश कह रहा है उसी के अनुसार चलना है। यानी कि युवक को स्वयं का असली चेहरा दिखाने के लिए, अब देखो भैया स्वयं का चेहरा दिखाने के लिए तब करता जब क्या, देखो आपका जैसे क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 12। तो 12 है, तो 12 को आप पढ़े, कह रहा है कि दर्पण में हम दूसरों को नहीं देख सकते, इस वाक्य का निहितार्थ है। मतलब क्या कह रहा कि दर्पण हमें स्वयं तक क्या करता है, हमें दूसरों को नहीं देख सकते, यानी कि दर्पण हमें स्वयं तक सीमित कर देता है, या दर्पण में तो देखने वाला ही देख सकता है, या दूसरे को केवल खिड़की के कांच से देखा जा सकता है, या दर्पण का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कह रहा है दर्पण में हम दूसरों को नहीं देख सकते, इसका मतलब क्या है कि दर्पण हमें स्वयं तक सीमित कर देता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 12 का कौन सा हो जाता है भाई? ए। बात समझ आ रही भाई? बहुत गर्मी लग रही है देखो, अब वीडियो को तुम शेयर ना करोगे ना तो कतई दिल से फट जाएगा बिल्कुल जगह पे। अगला क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि अपनी आंखों पर लगी चांदी की परत को उतार दो, इसका निहितार्थ है। मतलब इसका अर्थ है क्या है कि अपनी आंखों पर लगी चांदी की परत को उतार दो, तो भाई ऑप्शन ये है कि चांदी की परत हानिकारक है, इसे हटा देना चाहिए। अब कहां का तो कहे, तो बात कही ना उनने। अगला निष्पक्ष भाव से चीजों व्यक्ति घटनाओं को देखना चाहिए, हाँ ये बात ठीक लग रही है भाई, लेकिन अगला सीधे को आंखों की देखभाल करना जरूरी है। अब यो कहां से भैया साइंस ला दी ने। अगला ऐश्वर्य साधनों से दूर रहना चाहिए, मतलब क्या? अब यो कहां से, तो मेकअप की बात करने लगा रे, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया इसका? क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा भैया इसका? बी। अर्थात निष्पक्ष भाव से चीजों और व्यक्तियों और घटनाओं को देखना चाहिए, कभी यही बात कहता है। भाई बात समझ में आ रही, मजा आ रहा होगा वैसा जरूर। अगला क्वेश्चन नंबर 14, कांच शब्द के लिए किस विशेषण का प्रयोग किया गया? अब भैया पढ़ाए हैं संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, मैं चीख चीख कर मेरा गला भी खराब हो गया। मैं कह रहा हूं गद्यांश में ये पूछे जाएंगे, अब आ सके मेरे भाई, ये आ सके जरूर, निश्चित ना है गद्यांश तो कुछ भी पूछ सके। तो इसका मतलब भैया कांच शब्द के लिए विशेषण का प्रयोग किया गया। अब कैसा विशेषण है? अब खिड़की विशेषण है, गलत है। साधारण विशेषण है, हाँ ये बात सही लग रही है। अब मूल पदार्थ है ना, बड़ा है ना, इसलिए ऑप्शन नंबर 14 का कौन सा हो गया? 14 का हो गया बी। मत पढ़ो भैया, ये मत पढ़ो संज्ञा सर्वनाम विशेषण, ठीक है। अब झेलियो आगे को आओ। अगला कह रहा है अब इस दर्पण में, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ गए। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है इस दर्पण में, अब इस दर्पण में देखकर बताओ कि तुम क्या देखते हो, यह वाक्य है। अब भाई सरल है, सरल में एक उद्देश्य एक विधेय होता है, और संयुक्त में क्या कि एक साथ ही उपवाक्य है। सारे के सारे उपवाक्य कैसे सरल व साधारण होते हैं, लेकिन ये कह रहे हैं मिश्र वाक्य में क्या, एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित अर्थात कंडीशन के साथ जुड़ा होता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाता है मेरे भाई? सी हो जाता है। विधानवाचक तो ये वाक्य है ही नहीं, क्योंकि सरल अगर जो सामान्य वाक्य होता तो वो विधान अर्थक या विधानवाचक वाक्य कहलाता। भाई मजा आया हो, ठीक है, क्लास बढ़िया लगी हो तो शेयर करना ना भूलें मेरे भाई। चैनल को सब्सक्राइब करो, 1000 हो जाएंगे, ठीक है, या उससे ज्यादा बढ़ेंगे तो आप लोगों का ही फायदा है, जल्दी से जल्दी लाइव क्लास देंगे। और ये टेस्ट पता है, अब तो तुम्हें मैं वीडियो बना करा रहा हूं, फिर मैं कराता तुम्हें लाइव बैठ के, और जब आता मजा पढ़ने में और भी, ठीक है। तो इसलिए भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, ठीक है भाई। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद। कोई गलती हो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, और अगली वीडियो जैसे चाहिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना, ठीक है भाई। मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।